गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर ज्योति गौतम, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज, आज सेकंड ईयर के फर्स्ट पेपर की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, फर्स्ट पेपर है सामाजिक अनुसंधान पद्धतियाँ, और जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि समाज के विभिन्न मुद्दों पर रिसर्च कैसे की जाती है, अनुसंधान कैसे किया जाता है, उसके क्या स्टेप्स हैं, उसमें क्या सावधानी रखने की आवश्यकता है और किन किन पद्धतियों के आधार पर हम समाज के विभिन्न समस्याओं मुद्दों की रिसर्च कर सकते हैं। अभी पहली क्लास में हमने पढ़ा था प्राकल्पना, हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस किसे कहते हैं और हाइपोथेसिस किसी भी अनुसंधान में क्यों आवश्यक है। हाइपोथेसिस पूर्व का विचार। किसी भी अनुसंधान में सबसे पहले जो विचार हमारे दिमाग में आता है वह प्राकल्पना का रूप लेता है। और इसके बाद आज सेकंड क्लास में हम ये पढ़ेंगे कि प्राकल्पना के प्रकार कौन कौन से हैं, इसका महत्व क्या है, इसकी सीमाएं क्या है। पहले तो हमने ये जाना था कि प्राकल्पना का निर्माण कैसे होता है, और जब प्राकल्पना का निर्माण हो गया है, प्राकल्पना बन गई है, उसके बाद हमने उसके क्या केवल एक ही प्रकार की प्राकल्पना बनाई जा सकती है या विभिन्न प्रकार की प्राकल्पनाओं का निर्माण किया है। तो आज हम पढ़ेंगे प्राकल्पना के प्रकार। कैसे बनती है प्राकल्पना? हमारे अनुभव से, हमारे आसपास के वातावरण से, हमारी संस्कृति से और हमारे विचारों से प्राकल्पना का निर्माण होता है। तो उसी आधार पे प्राकल्पना को 3 प्रकारों में बांटा जा सकता है। पहला, अनुभवात्मक समानताओं से संबंधित। प्रत्येक व्यक्ति के अपने अपने अनुभव होते हैं और इन अनुभवों के आधार पर ही प्राकल्पना का निर्माण भी वह व्यक्ति करता है। तो जो हमारे आसपास का वातावरण है, जो हमारे आसपास के दैनिक जीवन की घटनाएं हैं, उनसे संबंधित प्राकल्पनाएं होती हैं, वे आती हैं अनुभवात्मक समानताओं से संबंधित प्राकल्पना के अंतर्गत। प्राकल्पना का दूसरा प्रकार है जटिल आदर्श प्रारूप से संबंधित, अर्थात कि समाज में एक ही कोई भी घटना केवल एक कारक से प्रेरित नहीं होती है, बल्कि विभिन्न कारकों से प्रेरित होती हैं और इन विभिन्न कारकों का प्रभाव सामाजिक घटनाओं पर पड़ता है। तो जब हम विभिन्न कारकों का प्रभाव समाज की घटनाओं पर देखते हैं, तो जिस प्राकल्पना का निर्माण करते हैं वह आती है जटिल आदर्श प्रारूप से संबंधित प्राकल्पना के अंतर्गत। इसका तीसरा प्रकार है विश्लेषणात्मक चरों से संबंधित। जब हम किसी चीज़ का विश्लेषण करते हैं, ये घटना क्यों घटी, इस घटना के पीछे क्या कारण रहे, तो जो अनुभवात्मक, जो जटिल आदर्श प्रारूप से बच गया है, वह आता है विश्लेषणात्मक चरों से संबंधित प्राकल्पना के अंतर्गत। जैसे कि क्या शिक्षा को बढ़ा देने से क्राइम कम हो जाएगा? तो ये विश्लेषण है। क्या एजुकेशन क्राइम को कम करने में इफ़ेक्ट डालती है? इस तरह से हमने लगभग 3 प्रकार जो मेजर प्रकार हैं उनको समझा। लेकिन इसके अलावा भी उपकल्पना के कुछ और प्रकार हैं जो निम्न प्रकार हैं। वैज्ञानिक उपकल्पना। उपकल्पना मतलब जो विज्ञान के द्वारा भी सिद्ध की जा सके। दूसरा प्रकार है द्विचरीय उपकल्पना। इसके अंतर्गत 2 चरों के मध्य संबंध देखा जाता है। चरों की संख्या ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन जिस उपकल्पना में सिर्फ 2 चरों के मध्य संबंध देखा जाता है वे द्विचरीय उपकल्पनाएं कहलाती हैं। जैसे शिक्षा और क्राइम का प्रभाव, एजुकेशन और उम्र का प्रभाव, या और भी कई अन्य प्रभाव जो केवल 2 चरों पर आधारित हों, तो वह इसके अंतर्गत आते हैं। तीसरा प्रकार है निष्प्रभावी उपकल्पना। इसको नल हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत जब 2 चरों के बीच में कोई संबंध नहीं होता तो इस उपकल्पना का निर्माण किया जाता है, नल हाइपोथेसिस। चौथी प्रकार है उपयोगी उपकल्पना, जो कि रिसर्च में उपयोग में आती है, उसे उपयोगी उपकल्पना का नाम दिया गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और शोधकर्ता के लिए इसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। 5वां प्रकार है सकारात्मक कथनों से संबंधित। जब उपकल्पना सकारात्मक कथनों से संबंधित होती है, अर्थात
शिक्षा का स्तर बढ़ेगा तो वीमन स्टेटस भी बढ़ेगा। इसमें हमने सकारात्मक कथनों का प्रयोग किया है, तो यह प्राकल्पना का सकारात्मक कथनों से संबंधित प्रकार है। और इसी के साथ इसी की तरह का एक प्रकार है नकारात्मक कथनों से संबंधित, अर्थात शिक्षा और वीमन स्टेटस में कोई संबंध नहीं है। यहाँ पे हमने नकारात्मक कथन लिया है, तो प्राकल्पना को नकारात्मक कथनों से संबंधित भी माना जा सकता है। प्राकल्पना का अगला प्रकार है काम चलाऊ उपकल्पना। प्राकल्पना को उपकल्पना भी कहा जाता है। कल्पना, उपकल्पना, प्राकल्पना, पूर्व विचार, ये सभी एक ही तथ्य हैं। और काम चलाऊ प्राकल्पना का अर्थ है कि जो किसी अनुसंधान का आधार बनती है, जिसके आधार पर रिसर्च को हम प्रारंभ करते हैं। तो इस प्रकार से प्राकल्पना के लगभग उपरोक्त प्रकारों को हमने पढ़ लिया है, जो अनुभव से प्रेरित होते हैं, जो विश्लेषण से प्रेरित होते हैं और जो जटिल आदर्श प्रारूप से निर्मित होते हैं। इसके अतिरिक्त द्विचर्य उपकल्पना, निष्प्रभावी उपकल्पना, उपयोगी उपकल्पना, सकारात्मक कथनों से संबंधित उपकल्पना, नकारात्मक कथनों से संबंधित उपकल्पना और काम चलाऊ उपकल्पना, जो कि प्राकल्पना के विभिन्न प्रकार हैं। अब हमने पढ़ा कि प्राकल्पना जो कि अनुसंधान का आधार बनती है, और अनुसंधान का आधार मतलब अनुसंधान को गति प्रदान करती है, दिशा प्रदान करती है। तो हम पढ़ेंगे कि प्राकल्पना का महत्व क्या है, और इसमें फर्स्ट है अध्ययन के उद्देश्य का निर्धारण। प्राकल्पना के द्वारा अध्ययन के उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है कि किस दिशा में हम अध्ययन करेंगे, क्यों अध्ययन करेंगे और हमें इस अध्ययन की आवश्यकता क्यों है। क्यों हम शिक्षा और महिला स्टेटस में संबंध देख रहे हैं, क्यों हम शिक्षा और क्राइम का संबंध देख रहे हैं। प्राकल्पना हमें अध्ययन के उद्देश्यों से जोड़ती है। इसका दूसरा महत्व है उचित दिशा प्रदान करना। हमें अध्ययन किस दिशा में करना है। प्राकल्पना हमें ये मार्गदर्शन प्रदान करती है कि हमने बना ली उपकल्पना कि शिक्षा का स्तर बढ़ा देने से महिलाओं का सामाजिक परिस्थिति में भी परिवर्तन होगा। तो हमको दिशा मिल गई कि हम एजुकेशन लेवल को देखते हुए सामाजिक परिस्थिति, महिलाओं की सामाजिक परिस्थिति का अध्ययन करेंगे। प्राकल्पना द्वारा इसका तीसरा महत्व है अध्ययन क्षेत्र को सीमित करना। प्राकल्पना द्वारा अध्ययन क्षेत्र को भी सीमित कर दिया जाता है कि हम किस क्षेत्र में अध्ययन करेंगे, और जब हम इसी से क्षेत्र में अध्ययन करेंगे तो वह दिशा निर्देश, वह मार्गदर्शन भी हमें प्राकल्पना द्वारा ही प्राप्त होता है। अगला पॉइंट है अध्ययन में निश्चितता लाना। प्राकल्पना के द्वारा अध्ययन में निश्चितता लाई जाती है कि हमें इसी प्रकार का अध्ययन अपने शोध में करना है, और इसी अध्ययन को हमें अपने शोध कार्य में आगे बढ़ाना है, कि हमें इन्हीं चरों का अध्ययन करना है, इन चरों का प्रभाव अपने अध्ययन कार्य में देखना है, अपने शोध कार्य में देखना है, और इस अध्ययन क्षेत्र का ही मैं अपने शोध कार्य में यूज करूँगा, इस अध्ययन क्षेत्र को ही मैं अपने शोध कार्य में देखूँगा। तो इस प्रकार से प्राकल्पना अध्ययन में निश्चितता लाने का भी कार्य करती है। अगला इसका महत्व है संबद्ध तथ्यों के संकलन में सहायक। जब प्राकल्पना का निर्माण हो जाता है तो हमें ये पता चल जाता है कि हम किन किन तथ्यों का संकलन करेंगे। अनावश्यक तथ्यों का संकलन हमारी प्राकल्पना हमें करने से बचाती है। हम केवल उन्हीं तथ्यों को संकलित करते हैं जो हमारे शोध कार्य में लाभकारी हो या हमारे शोध कार्य में मदद करें। तो इस प्रकार से प्राकल्पना हमें निश्चित दिशा प्रदान करते हुए उचित तथ्यों के संकलन में भी सहायता प्रदान करती है। अगला इसका महत्व है निष्कर्षों एवं समाधानों की सुविधा। इससे हमें समाधान निकालने में, निष्कर्ष निकालने में सहायता मिलती है। प्राकल्पना द्वारा ही हम निष्कर्षों तक पहुंच पाते हैं। जैसे हमने प्राकल्पना का निर्माण किया था कि शिक्षा का स्तर बढ़ा देने से समाज में अपराध की गति कम हो जाएगी। तो हमारा निष्कर्ष जब हम शोध करते हैं कि
हमने तथ्य एकत्रित किए, हमने स्टडी की, एनालिसिस किया तथ्यों का, तो हम निष्कर्ष पर पहुंचे कि हाँ, हमारी प्राकल्पना सत्य साबित हुई। शिक्षा का स्तर समाज में अपराधों को कम करने में सहायक होता है। और जब हम निष्कर्ष निकाल लेते हैं तो प्राकल्पना का अगला महत्व है सिद्धांतों के निर्माण में सहायक। प्राकल्पना हमें सिद्धांत निर्माण में मदद करती है। समाधान से ही सिद्धांत का निर्माण होता है और हम सिद्धांत बना लेते हैं कि हाँ, हमें शिक्षा की अत्यंत आवश्यकता है और इसी से समाज में अपराध की गति पर नियंत्रण लगाया जा सकता है। प्राकल्पना का अगला महत्व है सत्यता की खोज करने में सहायक। प्राकल्पना, जब हम अध्ययन क्षेत्र में जाके तथ्यों का एकत्रीकरण करते हैं, तथ्यों का निर्माण करते हैं, तथ्यों को एनालिसिस करते हैं, उसके आधार पे सिद्धांत बनाते हैं, तो उन सिद्धांतों से सत्य की खोज करने में सहायता मिलती है। तो इस प्रकार प्राकल्पना हमारी शोध को दिशा प्रदान करने के साथ साथ सिद्धांत निर्माण करने तक मदद करती है। और ये अध्ययन प्राकल्पना के कुछ महत्व को हम फिर से रिपीट कर लेते हैं। अध्ययन के उद्देश्य का निर्धारण, उचित दिशा प्रदान करना, अध्ययन क्षेत्र को सीमित करना, अध्ययन में निश्चितता लाना, संबद्ध तथ्यों के संकलन में सहायता प्रदान करना, निष्कर्षों एवं समाधानों की सुविधा देना, सिद्धांत के निर्माण में सहायक होना और सत्यता की खोज में मदद करना। इसलिए प्राकल्पना किसी भी शोध में बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन जो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होती है उसकी कुछ अपनी सीमाएं भी होती हैं। तो प्राकल्पना की सीमाएं हैं प्राकल्पना में अटूट विश्वास। कभी कभी प्राकल्पनाएं असत्य भी साबित हो जाती हैं, तो इसलिए हमें अपनी प्राकल्पना को हमेशा यह नहीं मानना चाहिए कि हमारे शोध में प्राकल्पना सत्य ही साबित होगी। और जब हम प्राकल्पना में अटूट विश्वास करते हैं तो ये एक प्राकल्पना की सीमा बन जाती है, शोध के लिए ये एक क्वेश्चन मार्क बन जाती है। इसके अगला पॉइंट है प्राकल्पना आधारित तथ्य। कि प्राकल्पना, जब हम तथ्यों का संकलन करते हैं तो वो हमारी प्राकल्पना पर ही आधारित होते हैं, तो कभी कभी ये भी हमारे लिए कुछ सीमाएं तय कर देते हैं। इसका अगला पॉइंट है रुचि एवं संवेग प्रभावशाली। जब भी प्राकल्पना का निर्माण किया जाता है तो उसमें रुचि और संवेग प्रभावशाली होते हैं। व्यक्ति अपनी रुचि का ही सब्जेक्ट चुनता है, अपनी रुचि का ही एरिया चुनता है और इस चुनाव से प्राकल्पना प्रभावित होती है और शोध कार्य भी प्रभावित होता है। अगला पॉइंट है अध्ययनकर्ता का प्रतिष्ठा बिंदु। जब मैं रिसर्च करती हूँ, अपनी हाइपोथेसिस का निर्माण करती हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि मेरी हाइपोथेसिस तो बिल्कुल सत्य ही साबित होनी चाहिए और इस तरह से मैं इसको अपना प्रतिष्ठा बिंदु बना लेती हूँ। और जब मैं प्राकल्पना को अपना प्रतिष्ठा बिंदु बना लेती हूँ तो वो भी मेरे शोध के लिए कुछ ना कुछ सीमाएं तय कर देता है। तो यह भी प्राकल्पना की एक महत्वपूर्ण सीमा है। और इसकी अगली सीमा है तथ्य संकलन की सीमित प्रकृति। जब हम अध्ययन एरिया भी डिसाइड कर लेते हैं, हम अपने इंटरेस्ट का टॉपिक भी डिसाइड कर लेते हैं, तो हम अपने तथ्य जिनसे एकत्रित करना है उनको भी हम तय कर लेते हैं। इस तरह से प्राकल्पना में तथ्य संकलन की प्रकृति को सीमित कर दिया जाता है। हम अपने ही एरिया में, अपने ही लोगों द्वारा जब शोध कार्य के लिए तथ्य एकत्रित करते हैं तो यह प्राकल्पना की लिमिट बन जाती है। तो इस तरह से प्राकल्पना की मुख्य रूप से 5 सीमाएं हैं। प्राकल्पना में अटूट विश्वास, प्राकल्पना आधारित तथ्य, रुचि एवं संवेग प्रभावशाली, अध्ययनकर्ता का प्रतिष्ठा बिंदु, तथ्य संकलन की सीमित प्रति। जो कि प्राकल्पना निर्माण में कुछ कठिनाइयां भी आती हैं। प्राकल्पना निर्माण करना इतना आसान भी नहीं है। और चूंकि स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ा है कि समाजशास्त्र एक प्राकृतिक विज्ञान नहीं है बल्कि एक सामाजिक विज्ञान है। इसके अंतर्गत मानव का अध्ययन मानव करता है और इसीलिए इसके निर्माण में कई सारी कठिनाइयां हमें देखने को मिलती हैं। तो इसकी पहली कठिनाई है सैद्धांतिक ढांचे से संबंधित स्पष्ट ढांचे की अनुपस्थिति। समाज में कभी भी स्पष्ट ढांचे नहीं दिखाई देते। कोई भी
हम जिस भी अवधारणा की बात करते हैं वह समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से अलग तरह की अवधारणा होती है, जबकि समाज में ये अलग तरह से प्रचलित होती है। तो यह प्राकल्पना निर्माण की सबसे प्रमुख कठिनाई के रूप में सामने आती है। ढांचे के तार्किक एवं कुशल प्रयोग का अभाव। जब ढांचा ही अस्पष्ट है तो इसको हम तार्किक रूप से स्पष्ट नहीं कर सकते, तार्किक रूप से न समझ सकते हैं न ही समझा सकते हैं। तो प्राकल्पना निर्माण में सबसे प्रमुख कठिनाई सैद्धांतिक ढांचे से संबंधित आती है कि हम अपने समाज वर्ड को जब हम यूज करते हैं तो जनरल भाषा में समाज का प्रयोग लोग जाति के लिए कर लेते हैं, जबकि समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से सामाजिक संबंधों का जाल है। और ये जो विभिन्न अवधारणाएं हैं जिनकी अलग अलग डेफिनेशन है, वे प्राकल्पना निर्माण में प्रमुख कठिनाई के रूप में सामने आती हैं। इसकी अगली कठिनाई है अध्ययन प्रणालियों से संबंधित। अध्ययन प्रणालियों से संबंधित से तात्पर्य है, इसको दो भागों में बांटा गया है, प्रणालियों से विविध प्रकृति और प्रणालियों की अनभिज्ञता। एक तो शोधकर्ता सभी प्रणालियों को नहीं जानता है और प्रणालियाँ बहुत विभिन्न प्रकार की होती हैं। तो जब विविध प्रकार की प्रणालियों में हमारा ज्ञान थोड़ा अधूरा होता है तो हम सिर्फ उन्हीं प्रणालियों को चुनाव कर लेते हैं जो हमारे अध्ययन कार्य में या जो हमें इंटरेस्ट की लगती है या जो थोड़ी सी ईजी होती है। जब हम ईजी का चुनाव कर लेते हैं तो शोध कार्य जरूर ही सफ़र करता है, शोध कार्य पर वस्तुनिष्ठता आने की संभावनाएं काफ़ी कम हो जाती हैं। यह भी प्राकल्पना प्रतिपादन की प्रमुख कठिनाई मानी जा सकती है। इसकी एक और कठिनाई है घटना की परिवर्तनशीलता। जैसा कि पहले ही पढ़ लिया गया था कि सामाजिक विज्ञानों में घटनाएं भी परिवर्तित होती रहती हैं और विचार भी परिवर्तित होते रहते हैं। किसी भी घटना का केवल एक कारक उत्तरदायी नहीं होता, बल्कि अनेक कारक मिलकर उस घटना को प्रेरित करते हैं। अलग अलग स्थानों पर उन घटनाओं के होने के अलग अलग क्रम हो सकते हैं, अलग अलग तरीके हो सकते हैं। और जब घटनाएं अलग अलग क्रम और तरीके से प्रेरित होती हैं तो प्राकल्पना निर्माण में बहुत कठिनाई आती है कि हम किन कारकों का प्रभाव अपनी घटना पर देखेंगे। अगला पॉइंट है अध्ययनकर्ता का पक्षपात। मानव द्वारा मानव का अध्ययन किया जाना बहुत ही कठिनाई से भरा कार्य है और अध्ययनकर्ता चूँकि वह भी मानव है और अध्ययन जिसका किया जा रहा है वह भी मानव है, तो अध्ययनकर्ता कभी कभी अपने शोध को श्रेष्ठ साबित करने के लिए, अपनी प्राकल्पना को सत्य साबित करने के लिए भी पक्षपात कर लेता है। व्यक्तियों के तथ्यों को अलग तरह से जोड़ तोड़ के सामने रखता है, जिससे प्राकल्पना के प्रतिपादन में कठिनाई आती है। इसका अंतिम कठिनाई है सजातीवाद या समूह केंद्रीयता। प्रत्येक व्यक्ति के अपने रुचि, अपने विचार और अपने लोग होते हैं, तो जब व्यक्ति इनसे प्रेरित होता है तो वह शोध पर भी इसके प्रभाव को देखता है। तो ये सारी कठिनाइयाँ हैं जो प्राकल्पना निर्माण में हमारे सामने, प्राकल्पना प्रतिपादन में हमारे सामने आती हैं। सैद्धांतिक ढांचे से संबंधित, अध्ययन प्रणालियों से संबंधित, घटना की परिवर्तनशीलता, अध्ययनकर्ता का पक्षपात, सजातीवाद या समूह केंद्रीयता। इनकी वजह से प्राकल्पना निर्माण में हमें कुछ सावधानी रखने की आवश्यकता है ताकि हमारा रिसर्च निष्पक्ष हो सके और हमारे रिसर्च को गुणवत्ता प्राप्त हो सके। तो इस प्रकार हमने समझा हाइपोथेसिस एक ऐसा पार्ट है जो कि शोध को दिशा निर्देश प्रदान करता है, हमारे उद्देश्य को पूरा करता है।